गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरह से देखना चाहिए जिससे हम इसे अपने एग्ज़ाम के रेलिवेंट बना सकें। तो इस वीडियो में हम 1 to 7 जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं वो इस तरह हैं। कोर्ट ऑन क्लाइमेट राइट एंड हाउ इंडिया कैन इन्फोर्स इट, लीगल गारंटी फॉर एमएसपी इज़ ए मस्ट, कैसे शहरी विस्तार दिल्ली को बाढ़ के लिए असंवेदनशील बनाता है। नेक्स्ट, कारखाना दुर्घटनाएं जंग खाए निरीक्षण सुधार के लिए एक संकेतक, हाउ सरप्लस मिल्क पाउडर इज डेयरी इंडस्ट्रीज न्यू प्रॉब्लम, हाउ आरबीआई कैन टैकल क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। लेकिन इससे पहले हमें और भी बात है जो जिनका ध्यान रखना चाहिए कि करंट अफेयर्स के साथ साथ हम यह भी सीखेंगे इस वीडियो में कि यूपीएससी परीक्षा के लिए इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो हमें शॉर्ट नोट कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ कि करंट अफेयर्स के माध्यम से आंसर राइटिंग कैसे करें। तो हमें इन सभी चीज़ों को अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक साथ सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई दी हिंदू एडिटोरियल, जलवायु अधिकार पर न्यायालय और भारत इसे कैसे लागू कर सकता है। तो इस न्यूज़ को देखने के बाद, इस एडिटोरियल को देखने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि किस तरह से पास्ट में पीवाईक्यू पूछा गया है। तो 2014 में एक केस स्टडी आई थी जिसे हम पढ़ेंगे। आजकल दुनिया भर में आर्थिक विकास पर जोर बढ़ रहा है, साथ ही विकास के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। कई बार हमें विकासात्मक गतिविधि और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच सीधे टकराव का सामना करना पड़ता है। न तो विकास प्रक्रिया को रोकना या कम करना संभव है, न ही पर्यावरण को खराब करते रहना उचित है, क्योंकि इससे हमारे अस्तित्व को ही खतरा है। कुछ व्यवहारिक रणनीतियों पर चर्चा करें जिन्हें इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अपनाया जा सकता है और जिससे सतत विकास हो सकता है। तो हम इस तरीके से अपने जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसको स्टैटिक से लिंक करते हैं। तो लेकिन ये जो न्यूज़ है इससे मैंने एक भूमिका भी बनाई है। इसमें यह आया था कि इस एडिटोरियल में जो लिखा था उससे हम एक ऐसे की भूमिका भी लिख सकते हैं जो इस प्रकार है। एमके रंजीत सिंह बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण आधार स्थापित करता है, जो पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन बनाने की बात करता है। इसके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को सर्वसमावेशी बनाता है, साथ ही न्यायिक सक्रियता और भारतीय लोकतंत्र के मध्य मधुर, उचित एवं आवश्यक संबंधों को दर्शाता है। इस एडिटोरियल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के एमके रंजीत सिंह बनाम भारत संघ निर्णय के बारे में बताया गया था। तो कैसे हम इस पर ऐसे की अपनी भूमिका लिख सकते हैं वो भी आपको इसमें बता दिया गया है। और इस न्यूज़ का यूज़ हम एज ए एग्जाम्पल GS1, GS2, GS3, GS4 में भी कर सकते हैं। और जो ऐसे है किसकी भूमिका बनाई थी, तो जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इंडियन डेमोक्रेसी। अब केस स्टडी, केस रिलेटेड, जैसे जो केस था वो किससे रिलेटेड था वो भी इसमें बताया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और इस पक्षी के आवास में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के बीच संघर्ष पर केंद्रित है। अब हम इस केस स्टडी का आंसर देखेंगे कि हम किस तरह से हमें केस स्टडी लिखनी चाहिए। लेकिन ये एक तरह से एक जीएस का क्वेश्चन ही है। ये वाली जो ये इतनी वो केस स्टडी जिस तरह से होती है वो पर्टिकुलर वैसी नहीं है, जीएस फॉर्मेट में ये दे दी गई है। तो इसलिए इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल इसे रखा है कि प्रस्तुत केस अध्ययन में विकास बनाम पर्यावरण विवाद का मामला सामने आया है, जहां विकासात्मक गतिविधि और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच टकराव की स्थिति है। पर्यावरण और विकास परस्पर जुड़े हुए हैं। यह विकास का अपरिहार्य परिणाम है कि पर्यावरण प्रभावित होगा, परंतु मनुष्य का जानवरों और पर्यावरण सहित दूसरों के प्रति नैतिक दायित्व है। ये लिखा था JS मिल ने, तो हमने उनका नाम भी इसमें मेंशन कर दिया। अतः समय की मांग है कि कुछ नवीन रणनीतियाँ और उपायों का पालन करके दोनों के बीच संतुलन बनाया जाए। तो अब देखो, अब हमने इसमें आधा आधा मार्क्स ही हमें सबसे ज़्यादा लाना होता है। तो जैसे करंट में भी इसमें जो न्यूज़ थी उसको हमने ऐसे जोड़ दिया इसमें कि हाल ही में एमके रंजीत सिंह बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण और विकास में संतुलन का तर्क दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस केस अध्ययन के लिए कई नवाचारी उपाय सुझाता है, जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 को आधार बनाते हुए
इसमें जो सुझाव दिए गए हैं इसी प्रकार की रणनीति हमें अन्य सभी क्षेत्रों में बनानी होगी, तभी हम विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन स्थापित कर पाएंगे। तो आप ये यहाँ पर समझिए कि हम अपनी करंट न्यूज़ को किस तरह से यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं। कुछ प्रमुख रणनीतियाँ जिनका उपयोग सतत विकास के लिए किया जा सकता है। पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर ध्यान दें जिससे रोजगार के लिए शहरों पर बोझ और परस्पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार को जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। नुक्कड़ नाटकों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके सामाजिक अनुनयन के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। बहुमूल्य संसाधनों की बर्बादी कम करने के लिए अभिवृत्ति परिवर्तन अभियान, सभी विकासात्मक परियोजना के लिए EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को अनिवार्य बनाएं। तो हमें एथिक्स के अंदर जो एथिक्स के जो सिलेबस है उन वर्ड्स का, उन टर्मिनोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तभी मार्क्स आते हैं। GDP के बजाय विकास के हमारे संकेतकों को तर्कसंगत बनाते हुए भूटान द्वारा जारी किए गए ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स को अपनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे अभी समाधान ही बता रहे हैं। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में अपशिष्ट प्रबंधन, जल संचयन, रिसाइकलिंग के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने से युवाओं में पर्यावरणीय चेतना के बीज बोने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अतः भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऐसे उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विकास भी सर्वोपरि है। तो हमने लास्ट में बैलेंस कर दिया है कि ये नहीं कि हमें विकास रोक देना चाहिए, बल्कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसे नहीं रोका जा सकता। बैलेंस लिख दिया है, जैसे हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। चलो ख़त्म करते हैं इसे। अब आते हैं 2 जुलाई बिजनेस लाइन द हिंदू एडिटोरियल कि MSP के लिए कानूनी गारंटी ज़रूरी है। ठीक है, अब MSP पे पहले भी PYQ आए हुए हैं। साथ ही एक और 2 जुलाई की ही न्यूज़ है द हिंदू में कि नए आपराधिक कानून न्याय को प्राथमिकता देंगे, शाह। तो PYQ देखो कैसे आया MSP पे 2018 में। व्हाट डू यू मीन बाय MSP? हाउ विल MSP रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप? सेकंड, हमने फिर इस पर फ्यूचर क्वेश्चन बनाया कि क्या आ सकता है, क्योंकि एक थीम को UPSC फॉलो करता है, तो हमें भी बस उसी थीम को पकड़ना है और PYQ से समझना है और फिर उस पर क्वेश्चन क्रिएट करके आगे बढ़ना है, उसको करंट से लिंक करके। तो व्हाट डू यू मीन बाय लीगल गारंटी फॉर MSP? व्हाट आर द की आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट ए लीगल गारंटी फॉर MSP? व्हाट चैलेंजेस कैन इट केस इन द WTO डिस्कस? तो एक चीज़ और मुझे बोलनी थी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार जब उसका ट्रांसलेट होकर आता है तो वर्ड्स का एथिक्स में भी वो कुछ का कुछ और ही हो जाता है। ऐसे ही कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको इंग्लिश भी धीरे धीरे अपनी पढ़ते लिखते रहना चाहिए, जिससे हम कंपलसरी पेपर हमारे लिए एक बाधा का काम ना करे। तो हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं कि MSP के लिए एक कानूनी गारंटी से तात्पर्य है कि एक ऐसा कानूनी ढांचा या प्रावधान बनाया जाए जिसके तहत सरकार को किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना अनिवार्य हो, चाहे बाजार में कीमतें कितनी भी कम क्यों न हो। अर्थात सरकार किसानों द्वारा MSP पर पेश की गई सभी फसलों को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। अब हम इसके जो फेवर में आर्ग्यूमेंट है वो बताएंगे कि आय की गारंटी जिससे बाजार में उतार चढ़ाव और संकट की बिक्री से बच सके, ऋण की कमी, कर्ज में फंसने की संभावना कम जिससे वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और कृषि संकट कम होता है। तो जो फेवर में है, और जोखिम कम होना, कृषि स्वाभाविक रूप से जोखिम भरी होती है, उत्पादन के लिए प्रोत्साहन जिससे समग्र कृषि विकास होता है, ग्रामीण रोजगार और आय में वृद्धि से ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिल सकता है, संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, साथ ही समग्र ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान मिल सकता है। अब जो कुछ लोग इसके जो अगेंस्ट में है कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं कि राजकोषीय बोझ डालता है ये, जैसे खरीद, भंडारण और वितरण के लिए भारी सरकारी खर्च की आवश्यकता होगी, सतत कृषि विकास के प्रतिकूल है, कुछ ही फसलों को अधिक उत्पादन होगा, मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ेगा, उन लोगों के लिए खाद कीमतें बढ़ सकती हैं जो सरकार द्वारा सब्सिडी वाले खाद कार्यक्रम पर निर्भर है, लॉजिस्टिक बाधाएं
गुणवत्ता सुनिश्चित करना और मिलावट को रोकना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सब्सिडी सीमा का उल्लंघन WTO का कृषि समझौता किसी देश द्वारा प्रदान की जा सकने वाली व्यापार विकृत कृषि सब्सिडी की मात्रा को सीमित करता है। WTO के अन्य वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अन्य सदस्यों देशों से विवाद उत्पन्न कर सकता है। अब हमें जो कंक्लूज़न है एक बैलेंस वे में लिखना होगा, क्योंकि हम ये नहीं कि हाँ ठीक है कानूनी गारंटी कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें वैश्विक स्तर पे भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि यदि भारत को अपनी MSP नीति के कारण विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो यह भविष्य की व्यापार वार्ताओं में उसकी बातचीत की स्थिति को कमज़ोर कर सकता है और उसके कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल शर्तों को सुरक्षित करने की उसकी क्षमता को सीमित कर सकता है। अतः भारत में कृषि भूमि धारकों के पतोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए संविदा कृषि और भूमि को पट्टे पर देने का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही भारत के कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। आप मानोगे ये लाइन UPSC का PYQ है जिसे मैंने कंक्लूजन बना के यूज़ किया है। हालांकि एक गारंटीकृत MSP आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसकी संभावित कमियों पर विचार करना और कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण को बढ़ावा देने वाले वैकल्पिक समाधान भी तलाशना आवश्यक है। अब प्रीलिम्स में भी हमारे लिए MSP बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से UPSC में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, फार्मर जो क्या करता है, खेती करता है, तो गवर्नमेंट इस पे MSP देती है, तो सेंटर भी देती है, स्टेट भी देती है, बट जो स्टेट देती है वो पेड बाय सेंटर ही होता है। इसके बाद हम जब ये हो जाता है तो उसके बाद स्टोरेज वाले प्रोसेस में आते हैं, जहाँ कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड इशू भी होते हैं। तो वेयर हाउसिंग में नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, इसमें हमें क्या याद रखना है कि एक्सचेंजेबल विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, मतलब अगर हमें रिसिप्ट ले जाते हैं तो हमें जो गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जाना है, बस हम वहाँ से लोन ले सकते हैं, यूज़ एज कोलेटरल, गिरवी रख सकते हैं और लोन ले सकते हैं। तो ये किसानों के लिए एक गवर्नमेंट ने सुविधा जो उपलब्ध की है। अब इसे कौन रिकमेंड करता है? CACP, अप्रूवल बाय CCEA। इसमें क्या मेथड होता है? A2+FL। इसमें एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट में हमारा कितना खर्चा हुआ है प्लस फैमिली लेबर को काउंट किया जाता है। लेकिन जो स्वामीनाथन कमेटी है वो कहती है कि A2+FL के साथ हमें रेंट ऑन लैंड प्लस ऑल अदर जो खर्चे होते हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। और ये भी याद रखना कि सुरेश प्रभु कमेटी और स्वामीनाथन दोनों MSP से रिलेटेड हैं। और 22 क्रॉप है जो MSP के अंतर्गत आती है। इसमें हम इसको अलग अलग लिखेंगे कि खरीफ क्रॉप में कौन सी आती है, रबी क्रॉप में, और अदर क्रॉप्स कौन सी है। तो खरीफ में आती है ज्वार, बाजरा, रागी, ये मिलेट्स हैं। पैडी, मेज़, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, ग्राउंडनट, ये ऑयल सीड है। रबी में आते हैं वीट, बार्ले, फिर ग्राम, लेंटलीज, और ये पल्स हैं, मस्टर्ड, रेपसीड। अदर क्रॉप्स कौन सी है? कॉटन, नाइगर सीड। कमर्शियल क्रॉप है जूट, कोपरा। और याद रखना जो शुगर केन है, जिसे हम 23 बोलते, ये मैंने उसकी फुल फॉर्म लिख दिया अगर किसी को नहीं पता है तो। शुगर केन पे जो होती है वो MSP नहीं होती है, वो FRP होती है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसिंग। ठीक है, तो अब अल्टरनेटिव क्या है MSP का, तो हम थोड़ा और आगे से पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट जो है आशा स्कीम लेके आई है। उसके अंतर्गत क्या होता है कि गवर्नमेंट पे द डिफरेंस बिटवीन MSP एंड मार्केट प्राइस। जो MSP और मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे गवर्नमेंट पे कर देती है, ताकि जो उन्हें स्टोरेज करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में जो लागत लगती है वो कम हो सके। तो इसमें याद रखना कि नो प्रोक्यूरमेंट बाय गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा नहीं जाता है। जो डिफरेंस आता है उसे गवर्नमेंट के द्वारा पे कर दिया जाता है। इससे होगा क्या? हमारा फिजिकल बर्डन कम होगा, हमें प्रोक्यूरमेंट करना नहीं होगा, लागत कम आएगी। नो स्टोरेज, फार्मर आर फ्री टू सेल इन ओपन मार्केट। और ये अभी तक हरियाणा MP स्टेट में अप्लाई हो चुका है। अब 2 जुलाई का ही ये नेक्स्ट एडिटोरियल है हिंदू का, न्यू क्रिमिनल लॉज विल प्रायोरिटाइज जस्टिस। तो इसमें अब ये तो नए रूल्स हैं तो इसमें PYQ क्या ही मिलेंगे, तो इस पर फ्यूचर क्वेश्चन। और ये कहाँ पे यूज़ होगा? हमारे GS2 गवर्नेंस में। सरकार ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया है। इन 3 नए आपराधिक कानूनों के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये भारतीय न्याय सहायता क्या है? भारत के मूल आपराधिक कानून को आधुनिक बनाना और औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करना है। नए अपराधों को शामिल जैसे मॉब लिंचिंग, आतंकवाद, संगठित अपराध। कुछ अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करना जैसे कि यौन अपराध और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध। BNSS में क्या क्या शामिल है? तो ई कोर्ट और डिजिटलीकरण, आपराधिक कानूनों के प्रक्रियात्मक पहलुओं में सुधार। BSA तकनीकी प्रगति के साथ साक्ष्य के नियमों को आधुनिक बनाने का प्रयास करता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? हमें बहुत ज़्यादा इनके डिटेल में नहीं घुसना होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा हमें जानना होता है। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि आधुनिकीकरण और गैर औपनिवेशीकरण की ओर ये हमें ले जाएगा। घृणित अपराधों हेतु सजा में वृद्धि होगी, तकनीकी प्रगति होगी। इससे पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। पीड़ितों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता, समुदाय सेवा। और इसके कॉन्स क्या हैं? पुलिस शक्तियों में वृद्धि, अस्पष्ट भाषा, सीमित न्यायिक निरीक्षण, क्रियान्वयन। चुनौतियां हैं कि जो आप लाए वो तो अच्छा है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में बहुत सी समस्याएं हैं। अतः कहा जा सकता है कि नए आपराधिक कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि उनकी प्रभावशीलता, सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन, निरंतर निगरानी और न्याय निष्पक्षता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। हिंदी में भी हमें थोड़ी से जो टर्म है वो आने ही चाहिए अपने सिलेबस से रिलेटेड, तभी हमें मार्क्स मिलते हैं, अन्यथा फिर हमें वही एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। तो जो हमें हमेशा कंक्लूज़न है एक बैलेंस वे में ख़त्म करना चाहिए। डाउन टू अर्थ में एक एडिटोरियल था जो यूनेस्को ने चेतावनी दी है कि 2050 तक पृथ्वी की 90% भूमि खराब हो सकती है। तो हमें बस इसे एक एज एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर लेना है। GS थर्ड फूड सिक्योरिटी। तो वर्तमान में दुनिया की 75% मृदा पहले से ही खराब हो चुकी है। GS थर्ड फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि हम इसे यहीं पे यूज़ कर सकते हैं, बल्कि और भी जगह जैसे जैसे हमें लगे हम इसे इसको एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं 3 जुलाई पर, इंडियन एक्सप्रेस। इसमें जो एडिटोरियल है, हाउ अर्बन एक्सपेंशन मेक्स दिल्ली सस्पेक्टिबल टू फ्लडिंग। कैसे शहरी विस्तार दिल्ली को बाढ़ के लिए अति संवेदनशील बनाता है। बिजनेस लाइन में एक और एडिटोरियल था, डेवलप्ड इकोनॉमी। कैसे शहरी विस्तार दिल्ली को बाढ़ के लिए अति संवेदनशील बनाता है। ये यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसमें बाद में ठीक कर दूंगी। इसमें ये कुछ और था इस जगह पर। हाँ, इसमें ये था कि इसको मैंने लिखा नहीं है, हम इस पर आगे जब और भी एडिटोरियल आ जाएंगे तब हम इस पर एक आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन यही था उसमें बिजनेस लाइन में कि क्या भारत एक विकसित देश बन सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। द effective management of land and water resources will drastically reduce the human miseries and explain major cities of India are becoming more vulnerable to flood condition discuss। छप्पर मरम्मत करने का सही समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। तो ये वाला जो एडिटोरियल है द इंडियन एक्सप्रेस में कि कैसे शहरी विस्तार दिल्ली को बाढ़ के लिए अति संवेदनशील बनाता है, तो हम इस न्यूज़ को कैसे एस्से में भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारा 2016 में आया है। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। अभी हम फ्यूचर क्वेश्चन बनाएंगे इस पे कि दिल्ली और NCR में और इसी तरह तेज़ी से विस्तार कर रहे शहरों में पुरानी शहरी बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो शहर की प्राकृतिक स्थलाकृति, जल निकासी पैटर्न और शहरीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखे। इसमें मैंने पूरा अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ होगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी यूज़ होगा, GS 1 वाली ज्योग्राफी में भी यूज़ होगा। तो आपको फिर इसके अलावा कहीं और से कंटेंट ना देखना पड़े, इसलिए उस पर पूरी कंप्लीट थीम ये UPSC की तो यहाँ पर लिख दी गई है कि दिल्ली और बड़े राजनीतिक राजधानी क्षेत्र में अनियंत्रित और बिना सोचे समझे विस्तार के कारण बार बार शहरी बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। कई शहर परंतु एक ही समस्या है, जैसे बेंगलुरु का रेनबो ड्राइव लेआउट 2022 सबसे भयानक बाढ़ में से एक है। मुंबई 2005 शहर पूरी तरह ठप, 1000 से अधिक मौतें। कोच्चि और केरल 2018 केरल के 4 जिले जलमग्न, कोचीन कई दिनों तक पानी में डूबा रहा। शिमला और अन्य पहाड़ी शहर
2023 विनाशकारी बारिश ने मंडी, कुल्लू, मनाली, शिमला में तबाही मचाई। तो हमने बहुत सारे ये एग्जाम्पल लिख दिए, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन PYQ में भी पूछा गया था, तो हमने करंट जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की दी वर्ल्ड सिटीज़ इन 2018 डेटा बुकलेट के अनुसार दिल्ली 2030 तक टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा। दिल्ली और बड़े राजनीतिक क्षेत्र के बाढ़ के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? तो कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव जनित होते हैं। जैसे प्राकृतिक में हम देखेंगे मानसून की विविधता एवं क्रियाविधि, क्लाउड बर्स्ट, एलिनो, लानिनो, चक्रवात, ग्लोबल वार्मिंग, हिमविग्लन, स्थलाकृतिक जैसे ढाल, मंद जलोढ़ मृदा है, नदियों का विसर्पण अधिक, नदी मार्ग में अवरोध, मानव जनित निर्वनीकरण जो कि उत्तराखंड में, यूपी में, केरल में आदि जगह पर हो रहा है, अवैज्ञानिक सिंचाई हो रही है। हम देखते हैं कि बस अगर फ्री है कुछ कोई चीज़ तो कितना सारा पानी का यूज़ कर लिया जाता है और अवैज्ञानिक सिंचाई होती है। पंजाब, हरियाणा जैसे जो राज्य हैं, गैर नियोजित नगरीकरण, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बांध निर्माण, कंक्रीटीकरण, वाटर मास्टर प्लान का अभाव है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। शहरी बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो शहर की प्राकृतिक, स्थलाकृतिक जल निकासी पैटर्न और शहरीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखे, जो निम्नलिखित हैं। पहला, 1954 में भीषण बाढ़ के पश्चात नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 3 उपागम चिन्हित किए गए। तात्कालिक जो इसमें बताए गए 3 उपागम में से ये एक है। पहला, तात्कालिक और गैर संरक्षणात्मक, मतलब जो हमें हैंड टू हैंड करने चाहिए, जैसे बाढ़ प्रभावित जनसंख्या का पुनर्वास, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, महामारी से बचाव, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, आश्रय, फूड शेल्टर, पेयजल, दवाइयों की व्यवस्था। लघु अवधि में क्या करना चाहिए? कृत्रिम आर्द्र भूमि निर्माण, वनीकरण, हरित बुनियादी ढांचा निर्माण, जलाशयों का निर्माण, अववहन तंत्र में सुधारात्मक उपाय, बाढ़ एग्जाम्पल बाढ़ नहर का निर्माण करना। दीर्घकालिक संबंधित इंटरलिंकेजेज ऑफ रिवर, जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, बांध निर्माण जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र न हो, फ्लड प्लेन जोनिंग, इसके अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि प्रयोग में परिवर्तन एवं नियोजन, जैसे कि स्लिप ऑफ जोन। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जहाँ पर बाढ़ संभावित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? चारागाह क्षेत्र का निर्माण करना चाहिए, फिर कृषि, उसके बाद ही हमें अधिवास बनाने चाहिए। लेकिन आजकल हो ये रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अधिवास बनाए जा रहे हैं, जिस कारण से ये समस्या अब बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हमारा जो दिल्ली है उसका या और भी जो अन्य राजधानी हैं उनका विस्तार हो रहा है। जोन जैसा वर्गीकरण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता, चट्टानों के प्रकार, ढाल, मानव के विभिन्न क्रियाक्रमों एवं उस क्षेत्र की सुभेद्यता का मापन कर किया जाना चाहिए, जिससे वहाँ रोकथाम, तैयारी व अन्य क्रियाकलाप को स्थापित किया जा सके। अब देखो कि अब एक हमें कोई पॉलिसी बनानी है तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ कहाँ पर बाढ़ आ सकती है। तो हम इसमें रेनफॉल जो वेरिएबिलिटी है मानचित्र का उपयोग करके शहरी बाढ़ नियंत्रण हेतु एक बेहतर रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि आप जिस उसमें जा रहे हैं वहाँ पर हमें पॉलिसी ही आनी चाहिए कि किस तरह से हमें रणनीति बनानी चाहिए। अब केंद्रीय जल आयोग डॉपलर यंत्र की सहायता से क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ का पूर्वानुमान 3 से 6 घंटे पहले बता सकते हैं, जिससे इस सूचना को विभिन्न स्रोतों के द्वारा लोगों तक पहुंचाकर उस क्षेत्र को खाली किया जा सके। गांवों में नगरीय सुविधा उपलब्ध कराना, इस कार्य हेतु सरकार की निम्न योजनाएं हैं। SPUR स्पेशल प्रायोरिटी अर्बन रीजन, PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज एक्सेट्रा। प्रदूषण कम करने वाले उपायों को अपनाना, जैसे सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा देना, बेहतर सार्वजनिक निजी भागीदारियों के साथ गैर सरकारी संगठनों तथा जनसंख्या का सहारा योजना बनाने व लागू करने में लेना। शहरी नियोजन हेतु यूनाइटेड किंगडम के गार्डन सिटी मॉडल को भी अपनाया जा सकता है। ये मैंने अपने पिछले साल के करंट अफेयर्स में पढ़ा था, तो वो इसे भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि एक सेंट्रल सिटी हो, फिर उसके आसपास गार्डन सिटी बनाए जहाँ पर जो उद्योग, कृषि, पर्यटन, विद्यालय, बाजार, अस्पताल, इन सब से वो कनेक्टेड हो, ताकि इससे क्या होगा कि हमारे जो शहर है उन पे जो संसाधनों का बोझ है वो थोड़ा कम पड़ेगा, संसाधनों पर दबाव थोड़ा कम पड़ेगा। शहरी नियोजन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अमृत मिशन, तो सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए? अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम, ई अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी वेटलैंड प्रबंधन एवं संरक्षण। तो हमने सरकार ने भी क्या करा है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारे शहर देश की केवल 3% भूमि का अधिभोग करते हैं, लेकिन GDP में योगदान 60% है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका हमें संरक्षण करना,
ताकि यहाँ पर संसाधनों का जो दबाव है बहुत ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि इनका जो जीडीपी में योगदान है 60% है, जो कम नहीं है। अतः शहरी नियोजन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएं, जिसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों, शहरी योजनाकर्ताओं, पर्यावरणविदों और निवासियों के बीच सहयोग शामिल हो। यह हमारे SDG 11 शहरों व मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला व संवहनीय बनाना को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया कि कहाँ पर ये और किस SDG में भी है कंक्लूजन के अंदर। तो ये देखो, मैंने कहा था ना कि बिजनेस लाइन में ये था कि एक विकसित देश क्या है और भारत एक विकसित देश कैसे बन सकता है। तो ना अब इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ पॉइंट ही आते रहते हैं, लेकिन अगर इस पर एक ऐसे आया, क्योंकि जो पहले आ रखा है तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे एडिटोरियल आते रहेंगे, फिर हम करंट अफेयर से ही अपडेट होकर एक ऐसे लिखेंगे। जैसे छप्पर मरम्मत करने का सही समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। इसे हम आगे और भी एग्जाम्पल मिलेंगे तब कंप्लीट करेंगे, बट इस न्यूज़ को अभी हम एज ए एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। चलो, ताकि आप भी धीरे धीरे पहले समझें कि किस तरह से हम करंट अफेयर से ही कितना कुछ कवर करते हैं। सिर्फ हमें करंट अफेयर्स को एक करंट अफेयर्स की तरह नहीं देखना चाहिए। अब हम 4 जुलाई के करंट अफेयर्स पे आ गए हैं। फैक्ट्री एक्सीडेंट्स ए पॉइंटर टू रस्ट्री इंस्पेक्शन रिफॉर्म। कारखाना दुर्घटनाएं जंग खाएं निरीक्षण सुधार के लिए एक संकेतक। मुद्दा क्या है? मई 2024 में डोंबिवली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में एक रासायनिक कारखाने में रिएक्टर के विस्फोट के परिणाम स्वरूप श्रमिकों और लोगों की जान चली गई है और कई घायल हुए हैं। समाचार पत्रों की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2016, 2018, 2020 और 2023 में घातक औद्योगिक दुर्घटनाएं अक्सर होती रही है। तो इस जो ये दुर्घटनाएं हैं, केस स्टडी पहले भी अगर आप अपने PYQ देखेंगे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जो PYQ टॉपिक वाइज है वो सेंड कर दिया है, आप उन्हें देखते रहिए। तो अब लेकिन अब इस पर हम फ्यूचर केस स्टडी एक बनाई है। आप महाराष्ट्र के एक ज़िले में श्रम आयुक्त के रूप में नई पोस्टिंग पर हैं। आपको पता चलता है कि आपके ज़िले में अक्सर कारखाने में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अपने सचिव से बात करने पर आपको पता चलता है कि ये दुर्घटनाएं कारखानों के मालिकों द्वारा सुरक्षा उपायों की अनदेखी और संबंधित अधिकारियों द्वारा खराब निरीक्षण के परिणाम है। आपकी पोस्टिंग के 1 महीने बाद एक ऐसी दुर्घटना हुई। प्रारंभिक जाँच करने पर आपको पता चलता है कि कारखाने का मालिक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। राज्य सरकार से उसके संबंध और उससे स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन के कई लोगों का समर्थन प्राप्त है। उसके प्रतिष्ठानों में दुर्घटना की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले उनके दूसरे कारखाने में इसी तरह की दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस अधिकारी ने मामले की जांच करने की कोशिश की, उसको 2 दिन के भीतर तबादला कर दिया गया, जबकि उसके 2 कनिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाया गया और 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। आपको नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक बीमार वृद्ध माँ की जिम्मेदारी है जो किडनी डायलिसिस पर है और एक गर्भवती पत्नी भी है। तो आपको कैसे द्वंद्व में फंसा दिया गया कि मैं सार्वजनिक हित देखूं या अपना व्यक्तिगत हित देखूं। तो आपको इसका आंसर भी एक बैलेंस वे में लिखना है। सबसे पहले जो केस अध्ययन में जो ज़रूरी है वो कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको लिखे हैं। जैसे इंट्रो पार्ट, केस अध्ययन की शुरुआत में 2-4 लाइन में इंट्रो लिखा जाना चाहिए जो केस अध्ययन से जुड़ा हो। आप इसे करंट अफेयर्स घटना या केस अध्ययन से संबंधित विषय से शुरू कर सकते हैं। हितधारक, इंट्रो के बाद डायग्राम के माध्यम से केस अध्ययन में शामिल हितधारक बताए जाने चाहिए, कौन कौन से रिलेटेड है, चाहे केस अध्ययन में पूछा भी गया हो या चाहे ना पूछा गया हो। कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं, केस अध्ययन में शामिल नैतिक मुद्दों को भी बताया जाना चाहिए, चाहे प्रश्न में पूछा गया हो या नहीं। नैतिक द्वंद्व, केस अध्ययन में शामिल नैतिक द्वंद्व को भी बताया जाना चाहिए, चाहे प्रश्न में पूछा गया हो या नहीं। उपयुक्त 4 पार्ट मेरे अनुभव से अनिवार्य रूप से लिखे जाने चाहिए। केस अध्ययन में पूछे गए प्रश्नों का सीधा जवाब, जिसका फॉर्मेट आपको मॉडल उत्तर में मिल जाएगा। निष्कर्ष, आशावादी, रचनात्मक और समाज, संविधान, कानून आदि को आपस में समावेश करते हुए समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला निष्कर्ष अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए। तो चलो अब हम इसका आंसर देखते हैं। प्रस्तुत केस अध्ययन में श्रम आयुक्त के समक्ष व्यक्तिगत व सार्वजनिक हितों के मध्य संतुलन के साथ साथ सत्य, निष्ठा व ईमानदारी बनाए रखने की भी चुनौती है। हितधारक कौन कौन से? इसमें स्वयं व स्वयं का परिवार, कारखाने में काम कर रहे कर्मचारी, समाज, स्थानीय लोग, कारखाने के मालिक, जिला प्रशासन। इसमें कौन कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं? हितों का टकराव, लापरवाही और भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत बनाम पेशेवर जिम्मेदारी, सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय और निष्पक्षता। तो इसमें हमको एथिक्स की ही टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना है, इस बात का आप ध्यान रखें।
नैतिक द्वंद्व, स्वहित बनाम सार्वजनिक हित, कारखाने मालिक बनाम सत्यनिष्ठा, साहस बनाम कायरता। तो जब आप अपने केस स्टडी में पहले जब उससे पहले अगर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से भी लिख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे भी धीरे धीरे सीखते रहेंगे तो हमारा जो एक डर है कि ऐसे स्टडी लिखने का, ऐसे लिखने का, वो भी कम होता जाएगा। एक ईमानदार अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को विभिन्न माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट, सुरक्षा को प्राथमिकता देकर। पहली प्राथमिकता श्रमिकों की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कारखाने का पूरी तरह से निरीक्षण करने का आदेश देंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं या नहीं। गुप्त जांच शुरू करेंगे जिससे हाल ही की दुर्घटना और पिछली दुर्घटनाओं के साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो हमें भी गुप्त रूप से अपनी जांच शुरू करनी होगी ताकि बाद में कोई कुछ भी दिक्कत ना आ सके। हितधारकों से संपर्क करेंगे, जैसे श्रमिक संघ, गैर सरकारी संगठन, प्रशासनिक पदानुक्रम के भीतर उच्च अधिकारी से सहयोग, जिससे कानूनी रूप से ठोस मामला तैयार कर सकें। पारदर्शिता और जवाबदेही, संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के साथ संपर्क कर कारखाने के मालिक को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यकता हुई तो कानूनी सहायता भी लूंगी। अतः यह कहा जा सकता है कि जहां नैतिक दुविधा व अंतर्मन का संकट हो, वहां सत्यनिष्ठा व सार्वजनिक हितों को सर्वोपरि रखकर दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। तो आपने देखा हमने इसका आंसर, इस केस स्टडी का आंसर किस तरह से लिखा। अब हम आ गए हैं 5 जुलाई दी इंडियन एक्सप्रेस के एक एडिटोरियल पर। तो हम यहाँ पर डाउन टू अर्थ, जो भी मुझे ऐसे अच्छा लगता मतलब PYQ अपने एग्ज़ाम से जो भी रिलेवेंट लगता है मैं उसको, उस टॉपिक को उठाती हूँ, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, दी हिंदू हो, उसमें बिजनेस लाइन हो, फिर डाउन टू अर्थ ही क्यों ना हो। तो उसमें जो अच्छा होगा हमारे PYQ से रिलेटेड, फ्यूचर क्वेश्चन से रिलेटेड, हम उसे उठाएंगे और हम यहाँ पर उस पर आंसर राइटिंग करेंगे। चलो, हाउ सरप्लस मिल्क पाउडर इज़ डेयरी इंडस्ट्री न्यू प्रॉब्लम। कैसे इस पर PYQ आया 2015 में। इसका यूज़ है GS 3 एग्रीकल्चर। लाइव स्टॉक रियरिंग हैज़ ए बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज, डिस्कस सजेस्टिंग सुटेबल मेजर टू प्रमोट दिस सेक्टर इन इंडिया। मॉडल क्वेश्चन क्या है? भारतीय डेयरी उद्योग के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाइए। पशुधन पालन छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक प्रमुख आजीविका और जोखिम करने की रणनीति है, विशेषकर भारत के वर्षा आधारित क्षेत्रों में। यह क्षेत्र 70 मिलियन से अधिक किसानों को रोजगार देता है, परंतु कई राज्यों में कठोर पशु हत्या विरोधी कानून के लागू होने से भारतीय डेयरी किसानों को अनुत्पादक मवेशियों के निपटान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय डेयरी उद्योग के समक्ष प्रमुख कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, इसको हमने एक डायग्राम से दिखा दिया ताकि एग्जामिनर देखे और आपको मार्क्स दे। आधा आधा नंबर करके ही हमें अपने मार्क्स को बढ़ाना है। और उसे प्रति पशु कम दूध उत्पादन, अक्षम प्रजनन कार्यक्रम, चारे की उच्च लागत, रोगों का प्रसार, माउथ डिजीज, दूध हेतु कोई MSP नहीं है, अपर्याप्त शीत भंडारण है, पशु चिकित्सा सेवाओं तक सीमित पहुंच है। साथ ही असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व, बाजार तक पहुंच का अभाव, प्रौद्योगिकी को अपनाने में धीमापन आदि भी समस्या है। पशुधन डेयरी उद्योग हेतु समाधान क्या क्या है? पशु नस्लों में सुधार करें, प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें, चारे के भंडारण और संरक्षण में सुधार करें, पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करें, शीत श्रृंखला में बुनियादी ढांचे का विस्तार करें, प्रशासन क्षमता में भी सुधार करें। डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देकर डेयरी किसानों के लिए सूचना प्रसार, बाजार पहुंच और वित्तीय सेवाओं में सुधार किया जा सकता है। भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24.64% का योगदान देकर दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अतः उपयुक्त उपायों का अपनाना वर्तमान समय की मांग है, जिससे आगे भी हमारी स्थिति बेहतर हो सके। इसके साथ ही डेयरी उद्योग की महिला सशक्तिकरण, आयात बिल कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि अनिश्चितताओं से बचने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब हम आ गए 6 जुलाई बिजनेस लाइन एडिटोरियल है, हाउ RBI कैन टैकल क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। RBI जलवायु परिवर्तन से प्रेरित मुद्रास्फीति से कैसे निपट सकता है। आप सोचिए, अगर हम डेली 1 से 2 आंसर भी लिखते हैं तो हम कम से कम साल भर में ही 500 to 600 हमारे पास आंसर तैयार हो जाएंगे। तो जब अगर आपका कभी भी प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आप मुझे ये बताओ कि अब आपको क्या इतना ज़्यादा पढ़ने की नीड होगी कि करंट अफेयर्स, तो उस टाइम पे एक जो तुम्हारा आपका फियर होगा वो तो कम होगा। फिर ठीक है, अगर हमने कहीं कुछ और भी पढ़ लिया है तो उसे हम अपने इसी नोट्स में आकर भी ऐड कर सकते हैं, या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन है तो उसे बस थोड़ा ऐड कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा करंट अफेयर्स को लेके इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
तो इसमें 2022 में कैसे PYQ आया था पहले हम उसको देखेंगे, और इसका यूज़ कहाँ पर है, GS 3rd, GS 2nd। तो अब स्टार्ट करते हैं PYQ। बिसाइड्स द वेलफेयर स्कीम, इंडिया नीड्स डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिस्कस। तो अब इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है, इस PYQ को सोल्व कर लिखते हैं। कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी कल्याणकारी योजनाओं पर बोझ डालती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में 8.2% की शानदार GDP वृद्धि के बावजूद भारत 8% की चिंताजनक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। इसके कारण मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अटल पेंशन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं रहे हैं। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का प्रबंधन समय की मांग है। ऐसे में हमें इनके पीछे के मूल कारणों को जानकर इसके समाधान करने की आवश्यकता है। जैसे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना होगा, जैसे कम आय से हुआ बचत का निम्न स्तर, निवेश में कमी आई, निम्न आर्थिक विकास, फिर से ये सर्किल घूम गया। ऐसे ही ये तो वृद्धि का हमने देखा, विकास में हम देखते हैं शिक्षा का और स्वास्थ्य का निम्न स्तर, मानव पूंजी का निम्न स्तर, निम्न उत्पादकता, फिर से वही ये सर्कल हमेशा घूमता रहेगा। फिर इस तरीके से नौकरी सृजन में मंदी, कौशल बेमेल, अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व, संरक्षणात्मक मुद्दे, धीमे औद्योगिक विकास, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, श्रम कानून जैसे मुद्दे। मुद्रास्फीति और बेरोजगारों के कुशल प्रबंधन हेतु रणनीति क्या होनी चाहिए, तो ग्रामीण रोजगार के लिए उसमें भी हमने इसको अलग कर दिया कि अप्रशिक्षित लोग क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षित लोग क्या कर सकते हैं, अर्ध प्रशिक्षित लोग क्या कर सकते हैं, महिला और स्ट्रीट फूड वेंडर क्या कर सकते हैं। तो अप्रशिक्षित लोग बकरी पालन, पशुपालन, मशरूम की खेती कर सकते हैं। जो प्रशिक्षित है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अपना सकते हैं। जो अर्ध प्रशिक्षित है वो मधुमक्खी पालन, मछली बीज उत्पादन कर सकते हैं। महिलाएं बच्चों के लिए एनर्जी फूड प्रोडक्ट बना सकती है। शहद वितरण, मशरूम से बने स्नैक्स, मछली से बने स्वच्छ उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे शहरी संसाधनों पर बोझ कम होगा, जिससे निम्न स्वास्थ्य, कुपोषण, भुखमरी जैसी समस्याओं से राहत और बचत में वृद्धि होगी। शहरी रोजगार हेतु हमें क्या करना होगा, अप्रशिक्षित लोगों हेतु शहरी मनरेगा को लाया जाए, MSME क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, कौशल विकास किया जाए, उच्च कौशल हेतु प्रशिक्षण जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग हो, श्रम कानूनों में सुधार किया जाए, कौशल विकास जैसे चाइना से आने वाली वस्तुओं को कम करके, जैसे नूडल्स हो गया, LED हो गया, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि को आयात पर प्रतिबंध लगाकर भारत के युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। अरे यार, अब ये सब तो हम बना सकते हैं ना। जैसे हम प्लास्टिक का यूज़ ना करें, वो हमारे पर्यावरण के लिए भी हार्मफुल है, उसकी तरफ से हम जूट की जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करें, उनके पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करें, ठीक है। ऐसे तो हमारे जो युवा हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर खुलते हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु उनके अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, अर्थात रोजगार को लिंग समावेशी बनाया जाए। R&D के माध्यम से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण किया जाए। अतः उपयुक्त रणनीति के माध्यम से मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ ही यह रणनीति हमें हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 नो पॉवर्टी, 2 0 हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 क्वालिटी एजुकेशन, 10 रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आदि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। तो अब ये ख़त्म हो गया है, और जो 7 तारीख थी उसको संडे था, मुझे ध्यान नहीं रहा, 7 को संडे था। तो हमने देखो कैसे एक हफ्ते का कंप्लीट किया। और आप पहले भी कहीं और से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो क्या आप इसी तरह से पढ़ते हैं, क्या इसी तरह से आपको समझाया जाता है कि हम कैसे अपने करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से लिंक करते हैं? क्योंकि देखो ना, इससे आप पर प्रेशर भी बहुत कम होता है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, क्या करें। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, मैंने इतने तरीके से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो प्रैक्टिस करते 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 समझ में आया कि हाँ, किस तरह से बनाने चाहिए और बच्चों को किस तरह से नीड होती है। तो आपको भी अगर मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आगे भी इसे स्टार्ट रख सकूं। क्योंकि इससे अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगी, एस्पिरेंट प्रॉब्लम सॉल्वर, आप उस पर जा कर के PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो बाय बाय।